हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अंकित बंसल आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। अनअकैडमी के साथ हम राजस्थान एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं। कि पहले हम आगे बढ़ें, एक बार मेरे बारे में जान लेना जरूरी है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 7 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है आईएएस आरएएस के बच्चों को पढ़ाने का। मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था एंड राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति राजस्थान की। मेरे कई सारे बच्चे आरएएस के एग्जाम में पहले से सेलेक्ट हो चुके हैं। 7 बार, अगर मैं अपने पास्ट की बात करूं तो 7 बार मुझे मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें से 5 बार आईएएस की और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा के अवसर शामिल हैं। मेरे कई सारे बच्चे जो अभी आप देख रहे हैं मुझे, उनमें से ज़्यादातर बच्चे पहले से मुझे जानते होंगे और कई ऐसे होंगे जो भी पहली बार अभी ये वीडियो देख रहे होंगे। और धीरे धीरे आप बने रहिए हमारे साथ में, आपको सारी क्लासेस सीखिए और प्लस कोर्स ज्वाइन करिए। प्लस कोर्स क्या है अनअकैडमी का, उसके बारे में एक बार हम आपको बता देते हैं कैसे आप प्लस कोर्स को हासिल करेंगे। सबसे पहले आपको अनअकैडमी पर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ही आसान प्रोसेस है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोग को डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में ये गेट सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस प्रकार से आपको गेट सब्सक्रिप्शन वहाँ से ले लेना है। इस सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है? सबसे पहली बात, आपको प्लस कोर्स पे लाइव क्लासेस मिलेगी, डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, साथ में वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं। अर्थात सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं है, एक ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लासेस दे दी और आप उसको सिर्फ सुन रहे हैं क्लासेस को। वन वे कम्युनिकेशन नहीं है, 1 to 1 कम्युनिकेशन है। मतलब कि आप आसानी से वहाँ पे अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और पोल्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास टेस्ट सीरीज और क्विजेस के लिए यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं। आप टेस्ट दे सकते हैं और मुख्य परीक्षा यहाँ पर दे सकते हैं। आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि टॉप रैंक अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है, और वो आपको सारे कोर्सेज के साथ में ही मिलती है। और साथ में प्री के लिए बहुत सारे क्विजेज यहाँ पर होते हैं, आप उनमें पोस्ट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकते हैं। आप इवेल्यूएट करते चल सकते हैं साथ साथ जैसे जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरा, ये पूरा अनअकैडमी कोर्स एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अर्थात कि सारी क्लासेज आपकी गुथी हुई है। ऐसा नहीं है, हैपेजार्ड नहीं है कि कोई कोई क्लासेस पहले हो रही है, कोई क्लासेस बाद में हो रही है। सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपकी मिलती जाएंगी, और पहले से आपको पता रहेगा कौन सी क्लासेस में क्या पढ़ाया जाएगा, वो आपको पता रहेगा। दूसरा, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है सारे टीचर्स का। जिस जिस टीचर की आप क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं उनकी क्लासेस आपको यहाँ पर मिलती हैं, और उसके अलावा बहुत सारे फीचर्स इसमें दिए हुए हैं, वो आपको सारे मिल जाते हैं। इस सब्सक्रिप्शन कोर्स के रिगार्डिंग सबसे बड़ा एक इशू आता है, बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा कोर्स इसमें ज्वाइन करना चाहिए। अलग अलग कोर्सेज दिए हुए हैं, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। आरएएस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 12 महीने का कोर्स आप ज्वाइन करें या 24 महीने का कोर्स ज्वाइन करें। इससे कम ड्यूरेशन का कोर्स ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आरएएस के एग्जाम की प्रिपरेशन में 1 साल वैसे भी लग जाता है, और आरएएस का एग्जाम डिले भी होता है कई सारे कारणों के कारण। थोड़ी व्यवस्थाएं खराब हैं आरएएस की, इसलिए कई बार डिले होता है। तो आपको प्रिपरेशन के दौरान 12 महीने का कोर्स आप लें या 24 महीने का कोर्स लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा। ये कोर्स 12 महीने का 7,000 रुपये में आपको पड़ता है, और 24 महीने का कोर्स आपको 8,400 रुपये में पड़ता है। और अगर आप, ये मेरा कोड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बंसल 10। बंसल 10 कोड का आप प्रयोग करें, और जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं तो उस समय आप इसको अप्लाई कर दें, BANSAL10, 10 मतलब 10% का डिस्काउंट, बंसल मेरा सरनेम। तो आप इसका इस्तेमाल करके 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो इफेक्टिव प्राइस रहेगी वो इसकी 6,300 रुपये रह जाएगी। अर्थात 700 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसी तरह से 24 महीने वाला जो कोर्स है वो आपका 8,400 रुपये से घटकर मात्र 7,560 रुपये का रह जाएगा, बंसल 10 कोड का यूज़ करने के बाद में। ये बंसल 10 कोड आपको सिर्फ इसलिए नहीं करना है इसका इस्तेमाल कि आप इसके थ्रू डिस्काउंट ले लेंगे, बल्कि इसके साथ फ़ायदा ये भी होगा, आप हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे, आपके जितने भी डाउट्स होंगे हम इजीली हैंडल कर पाएंगे, आपको आंसर राइटिंग सेशंस में गाइड कर पाएंगे। हाँ, आप हमारी ऐप से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाओगे, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंटली गाइड करने के लिए भी आप अगर इस कोड के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड रहेंगे, आपको कंसिस्टेंटली हम गाइड कर पाएंगे आसानी से। इस कारण से भी आपको बंसल 10 कोड का यूज़ करना चाहिए। आप इस कोड को याद कर लो, लिख लो अपनी नोटबुक में, और जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो उस समय इसका प्रयोग जरूर करना। और इसके अलावा आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह हो तो उनको भी आप ये कोड प्रेस्क्राइब कर सकते हो, बता सकते हो उनको, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। चलिए, हम अब इसके बाद में अ, ये 24 महीने का प्लान है, मैंने आपको पहले बता दिया इसके बारे में। ये कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए, और आगे हम बढ़ते हैं सेशन की तरफ। आज हमारा टॉपिक है भारत पाकिस्तान संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। पाकिस्तान और भारत की जब चर्चा होती है तो हमेशा एक अलग ही हमारे दिमाग में अलग ही उसका कौतूहल पैदा हो जाता है। तो भारत पाकिस्तान संबंध हमेशा से इंटरेस्टिंग रहे हैं, और दो भाइयों के बीच का बंटवारा भारत पाकिस्तान संबंध से संबंधित है।
मैं अगर बहुत आसानी के शब्दों में आपसे पूछूं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध कटु हैं या मृदु, तो आप क्या जवाब देंगे? कटु या मृदु? देखिए, कटु संबंध कठोर संबंध होते हैं, कड़वे संबंध होते हैं। अगर दो लोगों के बीच में अच्छे संबंध नहीं होते तो हम उन्हें अच्छे संबंध नहीं बताते। भारत और पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, उस बात का आप अंदाजा इस प्रकार लगा सकते हैं। एक शांति प्रिय देश भारत, अगर उसके किसी एक देश से ही बार बार युद्ध हो जाएं, चार युद्ध अगर उसके किसी एक देश से हो गए, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि संबंध अच्छे तो नहीं हो सकते, मृदु संबंध नहीं हो सकते, उन्हें हम कठोर की या कटु संबंधों की संज्ञा दे सकते हैं। संबंधों में सुधार की हमेशा कोशिश की जाती है, लेकिन वर्तमान समय तक के जो संबंध हैं उन्हें हम लगभग कटु संबंध की संज्ञा दे सकते हैं। भारत और पाकिस्तान संबंधों पर हम आगे चर्चा करें उससे पहले हमें भारत और पाकिस्तान की सीमा के बारे में एक बार देख लेना जरूरी है, कैसे कैसे भारत की सीमा पाकिस्तान से मिल रही है। देखिए, मैप में आपको दिखाई दे रहा है कि ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और ये पूरा भारत का क्षेत्र है। भारत के तीन राज्य भारत के तीन राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये तीन राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमा बना रहे हैं। और साथ में दो संघ शासित क्षेत्र, अर्थात जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित क्षेत्र जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पहले हम बोलते थे कि पाकिस्तान भारत के चार राज्यों के साथ में सीमा बनाता है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा है, बल्कि ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया और इसमें से दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसलिए अब अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान भारत के कितने राज्यों के साथ में सीमा निर्धारित करता है, बनाता है, तो हम बोलेंगे तीन राज्यों के साथ में, और नाम पूछे जाते हैं तो गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और साथ में दो केंद्र शासित प्रदेश, देखिए लद्दाख के साथ भी सीमा बना रहा है, यहां पर ये लद्दाख की सीमा बन रही है पाकिस्तान से। तो दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ में भी पाकिस्तान सीमा का निर्धारण कर रहा है। एक बार हमें भारत और पाकिस्तान की सीमा के बारे में आइडिया लग गया। अब हम भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा करने से पहले एक बार जितने भी युद्ध हुए हैं, जो बड़े युद्ध हुए हैं, उनमें से तीन बड़े युद्ध, 1947-48 का युद्ध, 1965 का युद्ध और 1971 का युद्ध है, और एक थोड़े छोटे लेवल का युद्ध हुआ था 1999 में, कारगिल का युद्ध। ये चारों युद्धों की चर्चा हम एक बार कर लेते हैं, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा होती है तो उनमें इन युद्धों का कहीं ना कहीं रेफरेंस आता ही आता है। जैसे हम एलओसी की बात करते हैं तो उसका संबंध इन युद्धों के ही परिणामों से होता है। इसलिए एक बार संक्षिप्त में हम इन युद्धों के बारे में एक बार चर्चा करना जरूरी समझते हैं। 1947 का युद्ध, 1947-48 का युद्ध की ऐसी परिस्थितियों में हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, और उसमें जम्मू कश्मीर जो रियासत थी उसको ये एक स्वेच्छा से निर्णय लेने का मौका दिया गया था कि वो भारत में शामिल होना चाहता है या पाकिस्तान में। उस समय जम्मू कश्मीर ने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, ना भारत में शामिल होगा ना ही वो पाकिस्तान में शामिल होगा। पाकिस्तान ने मौका देखा और कुछ कबीलाइयों को वहां पर अटैक करने के लिए भेज दिया जम्मू कश्मीर में। वहां के राजा थे हरि सिंह, वो थोड़े परेशान हो गए और उन्होंने भारत से सहायता मांगी कि भारत हमें इस पाकिस्तान की जो आर्मी यहाँ पर आई है उससे हमारा बचाव करो। भारत ने कहा, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि आपको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करना होगा, आपको भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, और जब आप एक बार कह देंगे कि आप भारत का अभिन्न अंग है तो भारतीय सेना आपकी रक्षा में जाएगी। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तुरंत भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाया, और शर्तों के साथ में डेफिनेटली, जिनका वर्णन अनुच्छेद 370 में कर दिया गया। उस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारतीय सेना पाकिस्तान में गई। 1947-48 का जो समय था उसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानी जो आ गए थे, कबीलाई आ गए थे, उनको खदेड़ना स्टार्ट कर दिया और सीमा से बाहर भेजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन कुछ समय के बाद में एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनने लगी कि ये युद्ध एक बड़े स्तर का युद्ध बन सकता है, और उसमें उस समय जो शीत युद्ध का समय था, शीत युद्ध का समय बना हुआ था दो बड़े संगठनों के बीच में, जिसमें एक यूएसएसआर था और दूसरी यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ था, और दूसरी तरफ अमेरिका था। जब आशंका बनने लगी कि ये दो बड़े ग्रुप भी इस युद्ध में बीच में आ सकते हैं, तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, हमारे जो प्रधानमंत्री थे, उनको लगने लगा कि इस मैटर को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाया जाए, जिससे किसी तरह की कोई शंका ना रहे कि भारत को जबरदस्ती इस युद्ध में करने जा रहा है। तो इस मैटर को हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ में उस समय ले गए। इसके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे, क्या इससे हमें लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन एक जो बड़ा नुकसान इससे हुआ वो ये था कि एक एलओसी, एक विराम रेखा वहां पर खींची गई, अर्थात जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मैटर चला गया था उसी समय
भारत और पाकिस्तान के जो सैनिक जिस जगह पर थे उसी जगह पर उन्हें खड़े रहने के आदेश एक तरह से मिल गए थे। आपको हम दिखा देते हैं, ये वाली जो रेखा है जो आपको दिख रहा है, ये वाली जो रेखा है, ये वो जगह है जहां पर दोनों क्षेत्र के सैनिक रुक गए थे। इसी रेखा को आगे चलकर एलओसी की संज्ञा दी गई, लेकिन ये एलओसी 1947-48 के युद्ध में नाम नहीं दिया गया था, 1972 के युद्ध 1971 के बाद दिया गया था। इसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। अभी तक इसे सिर्फ एक विराम रेखा के रूप में चिन्हित किया गया था। ये वो क्षेत्र था जहां पर दोनों ही भारत और पाकिस्तान के सैनिक एक जगह पर आकर रुक गए थे। ये था 1947-48 का युद्ध। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ 1965 का। देखिए 1965 का युद्ध के समय परिस्थितियां थोड़ी बदल गई थी। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद में एक अचानक से भारत के सामने एक स्थिति आई, विकट संकट आया कि अब भारत का प्रधानमंत्री किससे बनाया जाए, क्योंकि क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद में कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी भारत में नहीं थी, कोई भी ऐसा व्यक्तित्व ऐसा नहीं दिख रहा था जिसे प्रधानमंत्री पद के लिए सोचा जा सके। पर एक आकस्मिक मृत्यु नेहरू जी की हो जाने के कारण एक संकट हुआ। लेकिन इस संकट में हमने लाल बहादुर शास्त्री को चुना, जो कि एक शिक्षक थे, और उन्हें हमने प्रधानमंत्री के पद पर आसीन कराया। लाल बहादुर शास्त्री स्वभाव से बहुत ही सरल रहे हैं। उन्हें किसी इस तरह का कोई अनुभव नहीं था कि विदेश नीति को किस प्रकार से हैंडल किया जाए। ऐसे में पाकिस्तान को लगने लगा कि कमजोर नेतृत्व भारत को अभी संभाल रहा है और ये सही समय है जब हम भारत पर अटैक कर सके। 1965 के युद्ध के प्रारंभ होने से पहले एक छोटी छोटी घटनाएं भी यहाँ पर होने लगी थी, जैसे गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा कुछ क्षेत्र को अधिग्रहित कर लिया गया। भारत ने चाहा कि इसे बड़े स्केल के वॉर में या फिर लड़ाई युद्ध में नहीं तब्दील किया जाए, इसलिए उसे थोड़ा सा अनदेखा कर दिया गया था। इन्हीं सब बातों का, एक तो कमजोर नेतृत्व का, और दूसरा इस गुजरात में मिली सफलता का लाभ उठाकर 1965 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में अटैक करना प्रारंभ कर दिया। कबीलाइयों को फिर से वहां पर भेजना चालू कर दिया। कोशिश की गई पहले कि वहां के जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उन्हें भड़काया जाए भारत के खिलाफ, लेकिन जब वहां सफलता नहीं मिली तो वहां पर एक बड़े लेवल पर उन्होंने युद्ध की तैयारियां प्रारंभ करना शुरू कर दिया। अब ऐसी विषम परिस्थिति आ गई, उस समय भारत के पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे, संसाधन भी नहीं थे, हमारा भी रक्षा तंत्र इतना मजबूत नहीं हुआ करता था। लाल बहादुर शास्त्री, जिसे देश समझता था कि कंपैरेटिवली एक कमजोर नेतृत्व है, अगर नेहरू जी से कंपेयर किया जाए तो कमजोर नेतृत्व है, और इस क्षमता, इस हमारी सीमित क्षमता के साथ हम कैसे इस युद्ध को लड़ेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने बहुत ही सूझबूझ का इसमें परिचय दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास अगर संसाधन कम है, हम जम्मू कश्मीर में युद्ध लड़ने के साथ साथ पाकिस्तान को किसी दूसरे क्षेत्र में भी एंगेज करते हैं, और उन्होंने पंजाब प्रांत से पाकिस्तान को घेरने की नीति अपनाई। हमारी बहुत सारी सेना को जम्मू कश्मीर से हटाकर पंजाब की साइड से पाकिस्तान में अटैक करने के लिए भेजा गया। इस समय पाकिस्तान की जो सेना थी वो जम्मू कश्मीर में एंगेज थी। ये लाल बहादुर शास्त्री की सूझबूझ थी कि जब हमारी सेना पंजाब से घुसकर लाहौर प्रांत में घुसने लगी, पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में घुसने लगी, तो पाकिस्तान को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि लाहौर पाकिस्तान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। और जब हमारी सेना बार बार लाहौर प्रांत को जब घेरने लगी, तो पाकिस्तान को अपनी आर्मी को जम्मू कश्मीर से हटाकर इस लाहौर प्रांत की सुरक्षा में लगाना पड़ा। और यही वो समय था जब हमने इस युद्ध में विजय हासिल करना स्टार्ट कर दिया। हमारी सेना जम्मू कश्मीर में भी आसानी से अटैक करने लगी और एक बहुत ही अच्छी स्थिति में हम पहुंच गए। हमने बहुत सारा हमारा एरिया कैप्चर किया, और जो जो क्षेत्र पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था उसे हमने वापस ले लिया, और एक बहुत ही निर्णायक स्थिति में हम पहुंच गए थे। इसी समय एक एग्रीमेंट के लिए भारत को बुलाया गया, जिसे आप ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं। इस ताशकंद समझौते की कुछ शर्तें ऐसी रही जिनसे लाल बहादुर शास्त्री को भी विक्षोभ हुआ, और ऐसा माना जाता है कि इस समझौते के बाद लाल बहादुर शास्त्री की हृदयाघात से मृत्यु हो गई। इस समझौते में कहा गया कि जिस जगह पर भारत और पाकिस्तान 5 अगस्त 1965 को थे, उसी जगह पर उन्हें लौट जाना होगा, और जो भी बंदी बनाए गए हैं, जो भी इस युद्ध में बंदी बनाए गए, उन्हें सबको वापस देना होगा। युद्ध के साथ इस समस्या का समाधान नहीं करना, सारे के सारे जितने भी कूटनीतिक संबंध भारत और पाकिस्तान में है वो उन्हें दोबारा से चालू करने होंगे। एक प्रकार से युद्ध विजय होने के बाद भी भारत को जब इस तरह की शर्तों का सामना करना पड़ा इस ताशकंद समझौते में, तो इस ताशकंद समझौते को लाल बहादुर शास्त्री ने भी शायद सही नहीं माना, और इससे हृदयाघात की स्थिति उनके सामने उत्पन्न हो गई। ये था 1965 का युद्ध। एक और परिस्थिति बनी 1971 में,
देखिए, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो उसके दो हिस्से हिस्से हुआ करते थे। एक पश्चिमी पाकिस्तान का हिस्सा, जिसे हम आज के पाकिस्तान के रूप में जानते हैं, और एक पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, जो वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पाकिस्तान के दो क्षेत्र थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अर्थात भारत के दोनों दोनों ही हिस्सों में, पश्चिमी क्षेत्र में भी और पूर्वी क्षेत्र में भी, पाकिस्तान देश स्थित हुआ करता था। लेकिन ये पूर्वी जो पाकिस्तान था, उसके साथ पश्चिमी पाकिस्तान थोड़ा सौतेला व्यवहार किया करता था। पूर्वी पाकिस्तान को सारी क्षमताएं होने के बाद भी वो सारे संसाधन, वो सारे फाइनेंस उपलब्ध नहीं कराए जाते थे। राज व्यवस्था में भी उनको निम्न स्तर से देखा जाता था। उनको धर्म, उनकी संस्कृति, उन सबको भी हीन भावना से वहां पर देखा जाता था। हालांकि धर्म दोनों का सेम था, लेकिन वहां पर पूर्वी पाकिस्तान में कट्टरता का अभाव था। मैं ऐसा कह सकता हूँ, वहाँ का जो धर्म था, वो लिबरल था। मतलब काफ़ी सरल वहाँ का धर्म, वहाँ के जो धर्म अनुयायी थे वो काफ़ी सरल व्यक्तित्व के थे। ये सारी चीज़ों से पूर्वी पाकिस्तान नाराज हुआ करता था, और एक बहुत विकट स्थिति बनी जब पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को के साथ अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, और पूर्वी पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बड़ी मात्रा में भागकर भारत में घुसने लगे। ऐसा माना जाता है लगभग 70-80 लाख शरणार्थी भारत में उस समय आने लगे थे, और इतनी बड़ी शरणार्थियों की संख्या को भारत नहीं सह सकता था, क्योंकि भारत में स्वयं के पास सीमित संसाधन थे। ये वो परिस्थितियां थी जब पूर्वी पाकिस्तान की ओर से भी मांग आने लगी थी कि भारत उस युद्ध में पूर्वी पाकिस्तान की मदद करे और पश्चिमी पाकिस्तान से उनको मुक्ति दिलाए। और साथ में भारत के लिए, स्वयं के लिए भी एक समस्या थी, शरणार्थी समस्या। इन परिस्थितियों में 1971 का युद्ध भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ लड़ा गया, और विजय भारत को मिली, और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग कर एक नया देश बनाने में हेल्प करी, और उस देश का नाम था बांग्लादेश। भारत बांग्लादेश संबंधों में इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत पाकिस्तान संबंधों की जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, तो हमने बहुत ही संक्षेप में इस युद्ध को समझा है। 1971 का युद्ध पूरी तरह से भारत के पक्ष में था। एक नया देश हम बनाने में सफल हो सके थे। 1999 के युद्ध की बात पर आते हैं। ये एक कारगिल का चित्र है, मैं आपको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। लगभग यहाँ पर कारगिल स्थित है, इस जगह पर आपको दिख रहा होगा। अगर जैसे ये वाला क्षेत्र लगभग यहाँ पर कारगिल स्थित है, पीओके से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा नीचे पीओके से, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से। इस कारगिल क्षेत्र में लगभग 6 महीने तक घुसपैठ जारी रही। भारत की खुफिया एजेंसीज को कुछ भी पता नहीं चला इस 6 महीने की घुसपैठ के बारे में। एक बोला जाता है कि एक चरवाहा था इस क्षेत्र में, जब वो उसकी याक याक इस क्षेत्र में याक पालन होता है। जब उसकी याक उससे दूर चली गई थी, चढ़ते चढ़ते कहीं दूर चले गई थी, तो उसको ढूंढने के लिए जब वो चरवाहा गया, तो उसे वहां पर कुछ अलग तरह की स्थिति पैदा होती हुई दिखी। उसे लगने लगा कि कुछ घुसपैठिए छुप कर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब वो वापस आया, तो उसने हमारी इंटेलिजेंस को ये सूचना दी कि कुछ वहां पर गड़बड़ है, और कुछ घुसपैठियों ने इस क्षेत्र को घेर लिया है। देखिए, कारगिल जो है, ये जिस जगह पर इन्होंने ये किया, इसके जस्ट नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईवे जाता है भारत का, नेशनल हाईवे 1 डी, नेशनल हाईवे 1 डी। ये जो हाईवे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। और कारगिल की पहाड़ियों पर जो ये घुसपैठिए चढ़ गए थे, यहाँ से ये घुसपैठिए इस हाईवे पर होने वाली सारी एक्टिविटीज पर नजर रख सकते थे। इसलिए माना जाता है कि ये घुसपैठिए बहुत ही अच्छी जगह पर छुप कर बैठ गए थे, और भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक विषय था। 1999 में भारत ने इन विषम परिस्थिति क्यों, एक तो जलवायु कारण, क्योंकि कारगिल का क्षेत्र एक ठंडे जलवायु प्रदेश का क्षेत्र है, बहुत ही ठंडा प्रदेश है। दूसरी बात, ये घुसपैठिए बहुत ऊंचाई पर स्थित हैं, और भारत के जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक, वो नीचाई पर स्थित हैं। जब भी कोई ऊंचाई पर स्थित होता है, सामरिक दृष्टिकोण से भी ऊंचाई पर स्थित होता है, तो उसके लिए एक एडवांटेज या लाभ का विषय होता है, क्योंकि ऊपर से हथियार चला पाना आसान होता है बजाय नीचे से चलाने के। तो भारतीय सैनिक काफी मुश्किल सिचुएशन में थे, लेकिन फिर भी भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन विजय। इस युद्ध में, इस समय में ऑपरेशन विजय भारत ने लॉन्च किया, और ऑपरेशन विजय लॉन्च करने के बाद इस क्षेत्र में भारत ने विजय प्राप्त की, और इस पूरे कारगिल क्षेत्र को भारत ने पाकिस्तानी घुसपैठियों से मुक्त करा लिया, और में इसमें विजय हासिल हुई। देखिए, इस युद्ध में इसराइल ने हमारी बहुत मदद की थी।
आपने बार बार सुना होगा कि 1999 के युद्ध में इसराइल ने हमारी मदद की, क्योंकि जो मैंने बताया अभी विषम जलवायु थी, वहां पर हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं थे, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि इस विषम जलवायु में अर्थात कोहरे वाले क्षेत्र में हम देख सकें घुसपैठियों को। इस तरह के हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, उपकरण भी नहीं थे। इसराइल ने हमें वो सारे उपकरण प्रोवाइड करवाए, हमें उसकी जीपीएस की सर्विसेज भी जब बंद हो गई थी तो हमें वो सारी चीज़ों का भी ज्ञान इसराइल के उपकरणों से ही हुआ। तो ऐसे समय में इजराइल हमारी मदद करने के लिए आया था। युद्ध के बाद भी अमेरिका से अच्छे संबंध बहाल करने की दिशा में भी इजराइल ने हमारी मदद की थी। उन सब की चर्चा हम बाद में कर सकते हैं। अभी एक चीज ये भी समझनी है कि 1999 का जो ये कारगिल युद्ध हुआ था उसके 2019 में 20 साल पूरे हो गए। तो इस दृष्टिकोण से ये एग्जाम के लिए एक बार फिर से इंपॉर्टेंट विषय बन जाता है। तो आपको हमने संक्षिप्त में भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए, चारों युद्ध, उनके बारे में बताया कि कौन कौन से युद्ध किन किन परिस्थितियों में हुए और उनके क्या क्या परिणाम हमें मिले। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं लगभग सभी युद्धों में हमें विजय हासिल हुई। 1947 में भी, 1965 में भी, 1971 में भी और 1999 में भी। इसके बाद इन युद्धों के बारे में हम चर्चा करने के बाद में भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों की चर्चा करते हैं। जब भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों की चर्चा होती है तो उसमें मुख्यतः चार समस्याओं का हम जिक्र करते हैं। एक कश्मीर समस्या, दूसरी सियाचिन विवाद, एक सर क्रीक का विवाद और एक हालिया सीपीईसी अर्थात चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। इन चार समस्याओं की हम चर्चा करते हैं। कश्मीर समस्या वही समस्या है जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की कि 1947-48 का जो युद्ध हुआ था वो किसके लिए हुआ था? कश्मीर के लिए। वहीं से समस्याएं क्रिएट होना स्टार्ट हो गई थी। कश्मीर समस्या अभी भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में काफी बड़े चेंजेस किए और उसके बाद में इस क्षेत्र को एक राज्य से बदलकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड कर दिया और उससे पाकिस्तान को काफी परेशानी हुई। इस परेशानी का फर्क ये भी हुआ कि जो हमारे संबंध पहले से ही कटु थे वो और ज्यादा कटु हो गए। कश्मीर समस्या का जो बेसिक कॉज है वो दो अलग अलग परसेप्शन पर आधारित है। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से कश्मीर इसलिए उनका हिस्सा है क्योंकि पाकिस्तान और भारत का डिवीजन जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था और कश्मीर मुख्यतः मुस्लिम बहुल प्रदेश है। तो पाकिस्तान कहता है कि मुस्लिम बहुल प्रदेश विभाजन के समय पाकिस्तान को मिले थे, इस आधार पर जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, हालांकि अभी दो हिस्सों में बट गया, हम पुराने हिसाब से जम्मू कश्मीर बोल रहे हैं, जम्मू कश्मीर का जो ये हिस्सा है वो पाकिस्तान का होना चाहिए। भारत का एक क्लेम है कि विभाजन किस आधार पर हुआ था यह एक अलग मुद्दा है। जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में था, एक जो कि ना भारत का हिस्सा था ना पाकिस्तान का हिस्सा था। जम्मू कश्मीर के राजा ने स्वयं की इच्छा से भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और भारत वहाँ उनके राजा अर्थात उनकी प्रजा का मत हुआ। राजा का मत मतलब प्रजा का मत हुआ। और जब एक देश की प्रजा या एक राज्य की प्रजा स्वयं यह निर्णय ले रही है कि उसे किस राष्ट्र के साथ में किस देश के साथ मिलना है तो उसके जनमत का सम्मान होना चाहिए। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत पाकिस्तान को यह भी समझाता है कि ये एक लोकतंत्र समर्थन के साथ ही पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया है कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बना है। तो इस प्रकार एक बेसिक परसेप्शन जो हमने बताया आपको, इस आधार पर यह समस्या का जन्म हुआ और ये समस्या अनवरत रूप से 1947 से लेकर अभी तक चलते आ रही है। दूसरे विवाद पर हम आते हैं, सियाचिन का विवाद। सियाचिन का विवाद एक ग्लेशियर के विवाद से संबंधित है। सियाचिन एक ग्लेशियर अर्थात हिमनद का नाम है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एलओसी की चर्चा की। देखिए हमने बताया कि 1947-48 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद में दोनों क्षेत्रों के सैनिक जिस जगह के आसपास खड़े हो गए थे, रुक गए थे, उसी जगह को क्या बोला गया? विराम रेखा, युद्ध विराम रेखा, सीज फायर लाइन, लाइन ऑफ सीज फायर लाइन या युद्ध विराम रेखा उसे बोला गया। और 1971 का जो एक निर्णायक युद्ध हुआ था उसके बाद इसे, और उसके बाद एक शिमला समझौता हुआ था 1971 के बाद में, युद्ध के बाद में 1972 में शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता में इस युद्ध विराम रेखा को एक एलओसी अर्थात लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा के रूप में चिन्हित किया गया और ऐसा माना गया कि इस रेखा को जब तक कोई पूरा निर्णायक हल नहीं मिल जाता इसे एक प्रकार की सीमा के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। 1972 में ये पॉसिबल हो पाया। वो ये रेखा है, आप पेन के साथ में फॉलो करें। ये वाली जो रेखा है ये पुंछ का क्षेत्र आया, ये पुंछ का क्षेत्र यहाँ पे थोड़े टाइम पहले अटैक हुए थे और यहाँ से इस तरह से
जो मैप में आपको रेखा दिख रही है पेन के आसपास, वो रेखा आपकी एलओसी की रेखा है। अब समस्या क्या होती है कि जहां से लेके एलओसी का क्षेत्र आगे बढ़ते जा रहा है, यहाँ से नीचे से लेके एलओसी का क्षेत्र आगे बढ़ते जा रहा है और इस बिंदु तक एलओसी आ जाती है, यहां पर आकर एलओसी रुक जाती है। मतलब कि एलओसी इस ग्लेशियर से जस्ट पहले आकर रुक गई। इसके बाद में ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो एलओसी है वो इधर जाएगी या सीधे जाएगी या इधर जाएगी। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? एलओसी इस बिंदु पर आकर रुक जाती है। इसी कारण ये विवाद का विषय बना कि सियाचिन का ये जो क्षेत्र है, ग्लेशियर का जो क्षेत्र है, उसे पाकिस्तान अधिग्रहित क्षेत्र में शामिल किया जाए या भारत वाले हिस्से में शामिल किया जाए, या फिर इसके बीच में से एक रेखा जो कि संभव नहीं है बना दी जाए और उसके आधार पर एलओसी को माना जाए। इसी कारण सियाचिन ग्लेशियर का विवाद गहरा गया। 1984 में एक, इससे पहले मैं इससे पहले मैं आगे कहानी बताऊं, सियाचिन के बारे में एक बात ये जान लें कि ये क्षेत्र बहुत ही सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अब देखें, इसके जस्ट ऊपर चीन का क्षेत्र है और लेफ्ट में पाकिस्तान का क्षेत्र है। तो दोनों ही पाकिस्तान और चीन दोनों ही इस क्षेत्र के निकट आ जाते हैं। इस जगह पर एक बिंदु है, इसको एक बिंदु की तरह हम चिन्हित कर सकते हैं जहां पर ये दोनों शामिल हो रहे हैं, मिलकर सामने आ रहे हैं भारत के। तो इस प्रकार एक बफर क्षेत्र के रूप में सियाचिन ग्लेशियर को चिन्हित किया जा सकता है और सामरिक दृष्टिकोण से इसीलिए इसका महत्व है। दूसरी बात यह है कि हिमनद वाला क्षेत्र है, ग्लेशियर का क्षेत्र है, इसलिए हाइट पर स्थित है। जब हाइट पर हम लोग हमारा अधिकार रहेगा तो हमें सामरिक दृष्टिकोण से काफी फायदा मिलेगा, क्योंकि हम पाकिस्तान और चीन दोनों के ही आसपास वाले क्षेत्रों पर नजर रख सकते हैं। तो इस दृष्टिकोण से सियाचिन एक इंपॉर्टेंट जगह है। लेकिन विवाद किस लिए आया? क्योंकि यहाँ पर एलओसी का सीधे सीधे डेमार्केशन नहीं हो पाया, एलओसी सीधे सीधे डिफाइन नहीं हो पाई। अब दूसरी बात, सियाचिन ग्लेशियर का इस विवाद को 1984 में एक हवा मिली। क्या इस 1984 के इस समय में एक घटना घटी जब पाकिस्तान ने किसी दूसरे देश के नागरिकों को अपने वाले क्षेत्र से चढ़ाई करने की अनुमति दी। अर्थात एक देश के, नाम नहीं लेना चाह रहा जानबूझ के, फिर भी बोल देता हूँ, जापान के कुछ नागरिकों को पाकिस्तान ने अपने वाले क्षेत्र से चढ़ाई करने की अनुमति प्रदान की, जिस अनुमति को भारत सरकार ने पहले देने से मना कर दिया था। जब पाकिस्तान ने अपने वाले क्षेत्र से इन्हें ऊपर चढ़ाई करने की अनुमति दी, तो भारत सरकार ने पूछा किस अधिकार से आपने इन्हें चढ़ाई की अनुमति दी है सियाचिन ग्लेशियर पर। और जब इसका एक सही जवाब भारत को नहीं मिला, तो भारत को ये समझ में आ गया कि इसको कैप्चर करना होगा और इसके लिए भारत को एक ऑपरेशन लॉन्च करना होगा और सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में लेना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ इरादे ठीक नहीं है। इसीलिए 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया, ऑपरेशन मेघदूत जारी किया, जिसके अंदर एक सफल ऑपरेशन था। ऑपरेशन मेघदूत भारत सरकार ने लॉन्च किया और पूरे के पूरे सियाचिन ग्लेशियर को अपने कब्जे में ले लिया। इस सफल ऑपरेशन के बाद पूरे क्षेत्र पर इस पूरे क्षेत्र पर भारतीय सेना का कब्जा हो गया। लेकिन ये वाली जो जगह है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के सैनिक अभी भी विराजमान है। अब समस्या क्या आई? ये मैंने आपको पहले बताया कि ये जो क्षेत्र है सियाचिन का, ये जलवायु के दृष्टिकोण से बहुत ही विषम परिस्थिति वाला क्षेत्र है। भारत और पाकिस्तान के दोनों सैनिक इस विषम परिस्थिति में, इस कठोर जलवायु में, शीत जलवायु में यहाँ पर रहने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ पर कोई वैसा विवाद नहीं है, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, लेकिन सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा के लिए यहाँ पर उन्हें खड़ा रहना पड़ रहा है। और एक बहुत ही कठोर जलवायु, 2016 में एक भारतीय सैनिक की इससे मृत्यु भी हो गई। और काफी विवाद इसमें बना कि क्यों यहाँ पर हमने सैनिकों को इकट्ठा कर रखा है, इस ठंडे प्रदेश में वैसे भी कोई नहीं जा सकता है, तो क्यों ना सैनिकों को वापस ले लिया जाए। इस विवाद के दृष्टिकोण से आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही इस संवेदनशील मुद्दे पर सहमत हैं कि यहां से मिलिट्री की वापसी होना जरूरी है, क्योंकि मानवता के दृष्टिकोण से इन सैनिकों को बचाना जरूरी है। तो अतः एक सहमति दोनों देशों के बीच में है कि यहां से इस जोन को डीमिलिटराइज कर दिया जाए, अर्थात आर्मी को यहां से वापस ले, यहाँ पे जो सेना के जवान हैं दोनों देशों के, उन्हें यहाँ से वापस बुला लिया जाए। लेकिन इस सेना को वापस बुलाने के लिए कुछ शर्त हैं, उस शर्तों में दोनों में मतभेद है। देखिए, पाकिस्तान कहता है कि आप यहां से सैनिक बुलाइए, इस पूरे क्षेत्र से सैनिक बुलाइए और यहां पर खड़े हो जाइए। अब यहां पर शर्त यह है पाकिस्तान की
इस पॉइंट को बोलते हैं NJ9842। इस NJ9842 से लेकर अभी जो एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन है, मतलब कि जितने सैनिक अभी यहाँ पर खड़े हैं, कहाँ कहाँ पर खड़े हैं, उनका आप निर्धारण ना करें। आप सारे सैनिकों को वापस बुला लें और उसके बाद हम प्लान करें कि कहाँ कहाँ पर सैनिक खड़े थे। जबकि भारत सरकार का मत है कि पहले इस जगह का डिमार्केशन हो कि अभी एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन क्या है, अभी कहाँ पर कौन सैनिक किस प्रकार खड़े हुए हैं, और उसके बाद में इस बिंदु पर जो मैंने आपको बताया NJ9842, इस बिंदु पर दोनों सैनिक आकर, दोनों दोनों देशों के सैनिक आकर खड़े हो जाएं। बस इतना सा मतभेद है कि पहले कौन सा स्टेप लिया जाए, बस इतना सा मतभेद है। लेकिन ये शर्त बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कुछ पाकिस्तान को दिक्कत नहीं है। अगर इरादे साफ हैं तो डिमार्केशन करने में, अभी एक्चुअल में क्या पोजीशन है उसको नोट डाउन करके वापस आने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन्होंने एक शर्त लगाई है और जिसका पालन करना संभव नहीं है, बस इसी कारण ये विवाद का विषय बना हुआ है और सैनिक यहाँ पर रहने के लिए मजबूर है। यह है सियाचिन का विवाद। आगे न्यूज़पेपर्स में आपको फॉलो करते रहना है, करंट में जो भी न्यूज़ आती है सियाचिन से रिलेटेड उन्हें नोट्स में लिखते जाना है। अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके नोट्स आप डेफिनेटली बना रहे होंगे। करंट से जो भी रिलेटेड न्यूज़ें आएंगी आपको बाद में, उन्हें आप या तो हमारे प्लस कोर्सेज में कंटिन्यू करके समझते चलिए या फिर अपने नोट्स आप अपने अपडेट करते चलना। ये बात समझ में आ गई होगी आपको सियाचिन ग्लेशियर के विवाद की। इसके बाद अगला विवाद है सर क्रीक का विवाद। सर क्रीक क्या है? देखिए, गुजरात, ये वाला क्षेत्र पूरा गुजरात है, गुजरात राज्य, और इसका ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये है कच्छ का क्षेत्र, कच्छ रीजन, जो कि गुजरात का नॉर्थन एरिया है ना, उत्तरी एरिया। इस कच्छ रीजन में भी आपको ये वाला एक क्षेत्र दिख रहा होगा और इस क्षेत्र में भी आपको ये एक क्षेत्र दिख रहा होगा। कच्छ रीजन का ये वाला क्षेत्र एक आगे निकला हुआ है और इसमें भी कुछ 3 हिस्से इस प्रकार से आगे निकले हुए हैं। और इन तीनों भूमि वाले क्षेत्रों में जो लाल कलर में दर्शाए गए, इनके बीच बीच में कुछ कुछ नीले रंग का हिस्सा दिख रहा है। ये नीले वाला रंग का हिस्सा है अरब सागर का पानी, जो कि इस भूमि के बीच में जो गैप्स हैं उनके अंदर घुस गया है। इन गैप्स को ही इन गैप्स को ही बोला जाता है क्रीक। गैप्स को ही बोलते हैं क्रीक। अब आप पहले वाले नक्शे पे आए। इस वाली साइड में, लेफ्ट वाली साइड में पाकिस्तान है और राइट वाली साइड में भारत का क्षेत्र है। और जो हमने अभी पुराने वाले दूसरे वाले नक्शे में आपको निशान बना के दिखाया, उसी का ये बड़ा वाला क्षेत्र, ये पूरा बड़ा करके क्षेत्र बनाया हुआ है। और इसके अंदर जो हमने कहा कि 3 भूमि के बीच में पानी वाले क्षेत्र हैं, पानी के सक्रिय क्षेत्र हैं, वो तीनों क्षेत्र, ये जो क्रीक हैं, ये पहली क्रीक हुई कजर क्रीक, ये वाली। दूसरी क्रीक हुई सर क्रीक, ये पूरी की पूरी सर क्रीक हुई। और तीसरी क्रीक हुई ये कोरी क्रीक, ये कोरी क्रीक। कोरी क्रीक को लेकर कोई डाउट नहीं है, कोरी क्रीक पूरी तरह से भारत के क्षेत्राधिकार में है। कचर क्रीक को लेकर कोई डाउट नहीं है, ये पूरी तरह से पाकिस्तान के क्षेत्राधिकार में है। डाउट है सर क्रीक को, इसका नाम है सर क्रीक, डाउट सर क्रीक को लेकर है कि ये किसके क्षेत्राधिकार में हो। एक पानी की बहुत ही पतली स्ट्रिप, लगभग 96 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, सिर्फ ये इतनी सी इसकी है। और इतने से क्षेत्र के लिए एक विवाद बना हुआ है। ये क्षेत्र भले देखने में कम लग रहा हो 96 किलोमीटर, लेकिन समस्या काफ़ी बड़ी है, क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। ये जो क्रीक होती है यहाँ पर, एक तो जो छोटे जहाज होते हैं वो आसानी से इस क्षेत्र में घुस जाते हैं और यहाँ पर खड़े रह सकते हैं, जो कि खुली क्षेत्र पर पॉसिबल नहीं है। एक तो इस क्षेत्र का ये लाभ होता है, और दूसरा लाभ होता है मछली पालन के लिए। इस पे उत्तम, आप मछली पालन के लिए ये क्षेत्र उत्तम माने जाते हैं। देखिए, मछुआरों की आजीविका से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है, मछुआरों के जीवन से ये जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर मछली पालन संभव हुआ तभी उनकी जिंदगी आगे बढ़ेगी, तभी जीवन यापन संभव है। तो इसलिए इस मानवीय दृष्टिकोण से, मछुआरों के दृष्टिकोण से भी ये सर क्रीक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब डाउट क्या है, आपने बार बार न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि पाकिस्तान ने बहुत सारे भारतीय भारतीय मछुआरों को कैदी बना लिया, या फिर ऐसा सुना होगा कि पाकिस्तान कुछ भारतीय कैदियों को रिहा करने में सहमत हो गया है। ये जो कैदी होते हैं जनरली ये यही वाले कैदी होते हैं जो यहाँ से जो मछुआरे होते हैं, कई कई बार इधर उधर चले जाते हैं और इनको पकड़कर पाकिस्तान ले जाता है और कैदी बंदी बना लेता है। तो ये जो सर क्रीक है, इसी को लेकर विवाद है कि इसे किसका क्षेत्र माना जाए। अब विवाद में भारत का मत है इस सरक्रीक के बीचों बीच में, ये रेड कलर की डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, इस तरह से एक बीचों बीच में एक लाइन खींची जाए और इस लाइन के जो पश्चिम वाला क्षेत्र है, लेफ्ट वाला जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान का हो और जो राइट वाला जो क्षेत्र है वो भारत का हो। अर्थात
इस सर्क क्रीक के बीचों बीच से 50% हिस्सा पाकिस्तान का हो और 50% हिस्सा भारत का हो, मतलब कि सर्क क्रीक के दो हिस्से हो जाएं। पाकिस्तान को पाकिस्तान के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरी की पूरी जो सर्क क्रीक है वो पाकिस्तान की नहीं। एक ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी, ग्रीन कलर की डॉटेड लाइन का मतलब है इस ग्रीन कलर के लेफ्ट में जितना भी हिस्सा है वो पूरा की पूरा पाकिस्तान, अर्थात पूरी की पूरी सर्क क्रीक पाकिस्तान की हो। तो ये डाउट है, ये एक विवाद का विषय है कि लाइन कहाँ से ड्रॉ की जाए, बीचों बीच में से की जाए जो कि भारत कहता है, या फिर पश्चिमी पूर्वी हिस्से से की जाए, अर्थात पूरी की पूरी सर्क क्रीक पाकिस्तान को दे दी जाए। पाकिस्तान कहता है अगर एक बार को मान भी लें कि सर्क क्रीक का डिवीजन आपकी इस रेड लाइन के आधार पर होना चाहिए, रेड डॉटेड लाइन के आधार पर होना चाहिए, अर्थात 50-50 डिवाइड होनी चाहिए, तो पानी में बीचों बीच में ये रेखा आप किस प्रकार से डिमार्केट करेंगे। एक भ्रम हमेशा बना रहेगा, मछुआरों को पता नहीं चलेगा कि पानी कब हमारी सीमा है और कब आपकी सीमा। तो एक ये भ्रम है जिसको लेकर विवाद बना हुआ और अभी तक कुछ सफलता नहीं मिली है। ये जो डिमार्केशन हुआ था ये भी 1958 में हुआ था। 58 से लेकर 60 तक के बीच में जो वार्ताएं हुई उस दौर में पर सहमति बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद से कोई चर्चा नहीं हो सकी और कोई सहमति नहीं बनी, इसलिए अभी तक भी सर्क क्रीक का विवाद एक बना हुआ है। एक चौथा विवाद अभी हाल में जन्म ले गया और उसका नाम था चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। ये एक नया विवाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में आया सीपीईसी के रूप में। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है क्या? ये चीन का एक प्रोजेक्ट है OBOR, OBOR, वन बेल्ट वन रोड परियोजना, ओबोर परियोजना भी बोला जाता है तो ओबोर ओबोर परियोजना या वन बेल्ट वन रोड परियोजना। और चीन के इस प्रोजेक्ट का ही एक हिस्सा है सीपीईसी का प्रोजेक्ट। सीपीईसी अर्थात चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, अर्थात चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर एक गलियारा कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, और ये कॉरिडोर किस पर्पस का होगा? आर्थिक पर्पस का। अर्थात चीन के इस काशगर क्षेत्र से पाकिस्तान के इस ग्वादर बंदरगाह तक एक रोड रेल का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। ये लाल कलर की जो आपको दिख रही है लाइन, इस तरह से एक इंफ्रास्ट्रक्चर अवसंरचना का निर्माण किया जाएगा इस लाल रेखा के आसपास के क्षेत्र में, अर्थात इसको आर्थिक रूप से एक सक्षम क्षेत्र बनाया जाएगा। इसके आसपास इंडस्ट्रीज भी एस्टेब्लिश की जाएंगी, जिससे इस पूरे क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि हासिल हो। ये बात समझ में आ गई? तो चीन और पाकिस्तान मिलके एक कॉरिडोर का निर्माण करेंगे, और ये कॉरिडोर क्या कहलाएगा? सीपीईसी, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। और ये किस प्रकार का कॉरिडोर होगा? एक अवसंरचना निर्माण का कॉरिडोर। अब प्रॉब्लम क्या आती है? ये जो कॉरिडोर है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैप पे दिखाया कि कौन सा पीओके का हिस्सा था, पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। और ये पीओके का हिस्सा, ये वाला जो क्षेत्र है, इस पीओके के हिस्से से ही ये कॉरिडोर पास हो रहा है। इस प्रकार भारत के लिए चिंता का विषय सामने आया। अब हम एक बार ये देखते हैं कि ये जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, इससे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार आईएएस की परीक्षा में पूछ लिया गया है, और आईएएस की परीक्षा में, अब आरएस की परीक्षा में ये अब एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है इसको, सीपीईसी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा को लेकर। अब जब हम इसका विश्लेषण करने लगेंगे तो हम ये देखेंगे पाकिस्तान के दृष्टिकोण से इसके क्या फायदे हो सकते हैं, चीन के दृष्टिकोण से इसके क्या फायदे हो सकते हैं, और भारत के दृष्टिकोण से इसमें क्या भारत को समस्याएं इस प्रोजेक्ट से हो सकती है। पाकिस्तान के दृष्टिकोण से देखें तो इस पूरे क्षेत्र में अगर अवसंरचना का विकास हो जाता है, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो जाती है, तो पाकिस्तान की जो गिरी हुई इकोनॉमी है वो एकदम से उभर कर सामने आ जाएगी। पाकिस्तान की आर्थिक समृद्धि होने लगेगी, और आर्थिक समृद्धि होगी अगर पाकिस्तान के पास संसाधन भरपूर हो गए तो उसे वो अपनी जनता में बांट सकेगा। और पाकिस्तान में जो अभी अस्थिरता बनी हुई है, अनस्टेबिलिटी बनी हुई है, वहाँ की जनता जो परेशान है, उस पूरी परेशानी को पाकिस्तान मिटा देगा और एक असफल राष्ट्र से सफल राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सकेगा। तो पाकिस्तान को इस पूरे प्रोजेक्ट से बहुत सारे फायदे हो जाएंगे। दूसरा एक और स्ट्रेटेजिक फायदा या सामरिक महत्व का फायदा पाकिस्तान को मिल सकता है, क्योंकि ये सीपीईसी पीओके से भी पास होता है, और इस क्षेत्र में भी डेवलपमेंट हो जाएगा सीपीईसी के कारण। पीओके वाले क्षेत्र में भी पाकिस्तान के द्वारा विकास किया जाएगा, और जब विकास होगा तो यहाँ की जो जनता है वो पाकिस्तान के फेवर में चले जाएगी और भविष्य में मांग करने लगेगी कि उन्हें भारत के साथ नहीं आकर पाकिस्तान में आना होगा। तो
दोहरे लाभ इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को हो सकते हैं कि पहला, एक आर्थिक वृद्धि मिलेगी, आर्थिक समृद्धि होगी, पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से। और दूसरा, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में भी पाकिस्तान को लाभ हासिल होगा। चीन के लिए इससे क्या फायदे हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। चीन देखिए काशगर को कनेक्ट कर रहा है, चीन का एक जिनजियांग प्रांत है, यहाँ पर ये जिनजियांग प्रांत है चीन का, और जिनजियांग प्रांत में जगह है काशगर। काशगर को कनेक्ट कर रहा है नीचे ग्वादर से, और ये ग्वादर कहाँ आ रहा है, हिंद महासागर में। और ग्वादर के थोड़ा सा इधर लेफ्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर एक जल संधि है, हॉर्मुज जल संधि, जो कि गल्फ का जो क्षेत्र है, खाड़ी खाड़ी प्रदेश जो है, तेल के लिए जाने जाते हैं, उन तेल के क्षेत्रों से ये बहुत ही निकट है। अर्थात चीन की जो प्रेजेंस है, चीन की उपस्थिति इस सीपीईसी के माध्यम से डायरेक्टली ग्वादर पोर्ट तक हो जाएगी, अर्थात हिंद महासागर के क्षेत्र में हो जाएगी। ये बात दो तरह से महत्वपूर्ण है चीन के लिए। पहला, चीन की एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति। उस नीति के दृष्टिकोण से भी चीन की हिंद महासागर में प्रेजेंस बढ़ेगी। और दूसरी बात ये भी है कि अगर भविष्य में कोई युद्ध भारत के खिलाफ होता है तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर एक साथ संगठित रूप में सामने आ सकें। तो इस प्रकार से चीन को भी इस प्रोजेक्ट से बहुत सारे लाभ हैं। दूसरी बात एक और है कि सीपीईसी प्रोजेक्ट, पाकिस्तान के पास तो कोई पैसा नहीं है, अगर सीपीईसी प्रोजेक्ट को लागू करना है तो पाकिस्तान को ऋण लेना होगा चीन से, और उस ऋण पर ब्याज देना होगा चीन को, इसको पाकिस्तान को देना होगा चीन को। तो उससे भी आर्थिक रूप से चीन को लाभ मिलेंगे। और इस ओबोर परियोजना जो हमने बताया उसका हिस्सा होने के कारण भी सीपीईसी की सफलता चीन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस ओबोर परियोजना के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे भारत और चीन संबंधों के अंदर। तो इस प्रकार से ये सीपीईसी प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए लाभप्रद है, लेकिन भारत के लिए ये चिंता का विषय है। तो भारत के लिए क्या चिंताएं हैं, देखिए, एक तो जो दोनों के लिए लाभ है वही भारत की चिंताएं हैं। पहली बात, अगर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इस वाले क्षेत्र में ये प्रोजेक्ट सफल होता है और इस क्षेत्र के लोगों की समृद्धि होती है और वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, तो भारत के लिए एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट होगा, नकारात्मक एक भारत के सामने एक चिंता का विषय है कि अगर इस क्षेत्र के लोग डिमांड करने लगे कि वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो भारत के लिए एक मुश्किल। इस क्षेत्र को बोला जाता है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये वाला क्षेत्र है गिलगिट बाल्टिस्तान का क्षेत्र है पीओके के अंदर। और इस क्षेत्र के लोग अगर पाकिस्तान के साथ मिलना चाहेंगे तो भारत के लिए अपने दावों पर कुठाराघात होगा। तो एक समस्या तो ये हुई। दूसरी समस्या ये हुई कि पाकिस्तान और चीन का एक साथ इस प्रोजेक्ट के थ्रू पास में आ जाना, दोनों ही दुश्मनों का एक साथ, दुश्मन नहीं कह सकते, दोनों ही देशों का जिनके साथ हमारे संबंध बहुत ज़्यादा मधुर भी नहीं है, उन दोनों का एक साथ पास आ जाना भारत के लिए एक मुश्किल टास्क होगी। और तीसरी बात ये भी है कि चीन की प्रेजेंस हिंद महासागर में सीधे हो जाना भी भारतीय नेवी के दृष्टिकोण में से भी एक मुश्किल काम होगा, क्योंकि आपको पता है कि भारत की तेल आपूर्ति अधिकांशतः गल्फ क्षेत्र से आने वाले तेल टैंकरों से ही होती है। और ये तेल टैंकर हिंद महासागर के क्षेत्र से ही आगे बढ़कर भारतीय तटीय क्षेत्रों के जो बंदरगाह हैं वहां तक पहुंचते हैं। और इस क्षेत्र में चीन की सेना की प्रेजेंस भारत के लिए चिंता का विषय होगा। तो सामरिक दृष्टिकोण से ये भारत के लिए एक सही नहीं है। और इन सबसे बड़ी वजह है भारत की चिंता की, क्योंकि ये सीपीईसी पीओके से पास हो रहा है, अर्थात जिस क्षेत्र को भारत अपना क्षेत्र बताता है उस क्षेत्र से ये सीपीईसी परियोजना पास हो रही है। अर्थात भारत की संप्रभुता पर ये अटैक है। भारत की संप्रभुता इससे नष्ट होती है कि हमारी भूमि में से आप ये प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, अर्थात जो क्षेत्र हमारा है उस क्षेत्र में आपने अपनी परियोजना कैसे स्थापित कर दी। इस प्रकार भारत की संप्रभुता पर खतरा होने के कारण भारत इस पूरे सीपीईसी प्रोजेक्ट से असंतुष्ट है और अपना विरोध इस प्रोजेक्ट के प्रति जताता है। ये बात समझ में आ गई, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, ये सारे चार एक मुख्य बिंदु थे। और उसके अलावा जो युद्धों की हमने चर्चा की, ये सब बताते हैं कि हमारे राजनीतिक संबंध पाकिस्तान प्रकार है। तो जो हमने शुरुआत में, लेक्चर की शुरुआत में हमने चर्चा की थी कि पाकिस्तान के साथ संबंध हमारे कटु हैं या मृदु हैं, उसका आइडिया अब आप लोगों को लग गया होगा कि हमने इतने सारे युद्ध लड़े, इस परिस्थितियों में हमने युद्ध लड़े, हमने हमारे साथ, हमारे और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद भी हैं, तो इस प्रकार से हमारे संबंध कटु की भी है।
लेकिन यह संबंध क्या पूरी तरह से कटु हैं, इनकी चर्चा हम आगे वाले संबंध जो आर्थिक संबंध या सांस्कृतिक संबंध के आधार पर और करेंगे। तो एक बार हम राजनीतिक संबंधों के बाद में अब चर्चा करते हैं आर्थिक संबंधों की, भारत और पाकिस्तान के बीच में आर्थिक संबंध। सबसे पहले हम व्यापार की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में कुल व्यापार कितना होता है? देखिए 2.2 बिलियन डॉलर्स, 2.2 अरब डॉलर, इतना व्यापार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में 2018-19। 2018-19 नए आंकड़े अभी नहीं है, स्पष्ट आंकड़े नहीं है, इतने यही आंकड़े हैं 2018-19 वाले। और इसके आधार पर 2.2 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इसमें से भी जो भारत ने निर्यात किया पाकिस्तान को, वो था लगभग 1.8 बिलियन डॉलर। ये था भारत द्वारा पाकिस्तान को किया जाने वाला निर्यात। और भारत द्वारा पाकिस्तान से किया जाने वाला आयात इसमें से था 0.4 बिलियन डॉलर के आसपास। तो इस प्रकार व्यापार घाटा इस पूरे व्यापार में पाकिस्तान को झेलना पड़ता है। भारत इस व्यापार में सही पोजीशन में है, क्योंकि भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है, निर्यात कर रहा है, वो 1.8 बिलियन डॉलर का, जबकि आयात उसका सिर्फ 0.4 बिलियन डॉलर है। भारत और पाकिस्तान दो बड़े देश हैं और पड़ोसी देश भी हैं, और समृद्ध अच्छा खासा एक सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे केस में इतना सा व्यापार भारत और पाकिस्तान के लिए सही नहीं माना जाता। ये बहुत ही कम व्यापार है भारत और पाकिस्तान के लिए। और इतना ही नहीं, इस व्यापार पहले ही बहुत कम व्यापार है, और इसके बाद भी दो डिस्प्यूट अभी हाल में ऐसे आए जिनसे ये व्यापार और भी बुरी तरह नष्ट हो गया। देखिए, एक था एमएफएन का मुद्दा और दूसरा था एयर स्पेस। जब भारत ने, पहले मैं आपको एमएफएन के बारे में बताता हूँ। एमएफएन मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। डब्ल्यूटीओ अर्थात विश्व व्यापार संगठन के अंदर बताया गया कि एमएफएन एक स्टेटस होगा जो हर देश को दूसरे देश को देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर देश दूसरे देश के साथ व्यापार में समानता का व्यवहार करेगा। मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब कुछ भी स्पेशल रिलेशन नहीं है, स्पेशल स्टेटस नहीं है, बल्कि ये है कि समानता का व्यवहार हर देश को दूसरे देश के साथ में व्यापार में करना होगा। जब डब्ल्यूटीओ का गठन हुआ और एमएफएन स्टेटस देने की मांग हुई डब्ल्यूटीओ की तरफ से, तो भारत ने तुरंत पाकिस्तान को ये स्टेटस दे दिया था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ये स्टेटस आज तक भी भारत को नहीं मिल पाया। पाकिस्तान ने ये स्टेटस भारत को नहीं दिया। अभी हाल में जब बार बार भारत पे आतंकवादी अटैक हो रहे थे, हमले हो रहे थे, उसके बाद भारत ने डिसाइड किया कि ये एमएफएन का जो स्टेटस भारत ने पाकिस्तान को दे रखा था, उसे भारत वापस ले लेगा। इस प्रकार भारत ने ये स्टेटस वापस ले लिया। और इस दृष्टिकोण से हम देखें तो ये जो 2.2 बिलियन डॉलर का व्यापार 2018-19 में हुआ था, संभव है कि ये पूरी तरह से कोलैप्स हो गया होगा, पूरी तरह से नष्ट हो गया होगा, और हार्डली 1 बिलियन डॉलर के आसपास का व्यापार इस साल हुआ होगा। तो इस प्रकार एक एमएफएन का मुद्दा एक प्राइम इशू बनकर आया दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंध। और दूसरा एक मुद्दा था एयर स्पेस का मुद्दा। एयर स्पेस, अभी हाल में जब भारत सरकार ने कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया, अर्थात जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया, और धारा 300 जो अनुच्छेद 370 है संविधान का, उसमें चेंजेस किए। उसके बाद से पाकिस्तान को काफ़ी दिक्कतें हुई, पाकिस्तान काफ़ी अपोज किया, विरोध किया, और उसके बाद पाकिस्तान एयर स्पेस का प्रयोग भारत को करने से मना कर दिया। एयर स्पेस होता है अर्थात हवाई क्षेत्र, मतलब किसी देश के ऊपर का वो हिस्सा जहाँ से हवाई जहाज उड़ सकें। जब एक देश के हवाई जहाज दूसरे देश के हवाई क्षेत्र से उड़ते हैं तो उन्हें परमिशन लेनी होती है। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपने हवाई क्षेत्र का प्रयोग करने से मना कर दिया। ये केस अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री मोदी जी भी जब वहां पर जाने लगे थे तो उन्हें भी पाकिस्तान ने कर दिया था। इस प्रकार अपने एयर स्पेस का प्रयोग करने से पाकिस्तान द्वारा मना किया गया, और ये भी दोनों देशों के बीच में आर्थिक संबंध में एक बड़ा तनाव लेकर आया। और इसी कारण कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच के आर्थिक संबंध बहुत ही नकारात्मक समय में चल रहे हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सांस्कृतिक संबंध। भारत और पाकिस्तान के सांस्कृतिक संबंध किस प्रकार से? देखिए, अभी हमने भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक संबंधों की चर्चा की, उसमें हमने बहुत सारे युद्ध देखे, कई सारे हमने विवाद के विषय देखे। भारत और पाकिस्तान के बीच में हमने आर्थिक आर्थिक संबंधों की चर्चा की, और उसमें हमने देखा कि व्यापार की स्थिति बहुत सही नहीं है, और उसके अलावा नए मुद्दे भी शामिल हो गए हैं, जैसे एमएफएन का एक मुद्दा, और दूसरा एयर स्पेस का मुद्दा। इन सभी मुद्दों के बाद भी
हम ये कह सकते हैं एक क्षेत्र ऐसा है, अर्थात सांस्कृतिक क्षेत्र ऐसा है जब भारत और पाकिस्तान के संबंध बहुत मधुर रहे हैं। आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, चाहे धर्म के दृष्टिकोण से देखें, अर्थात दोनों ही देशों में जो मेजोरिटी रिलीजन है, तो मुस्लिम धर्म और दूसरा सिख धर्म, दोनों ही अ, दोनों ही क्षेत्रों के, अर्थात भारत के भी और पाकिस्तान के भी, दोनों ही क्षेत्र के जो लोग हैं उनके अंदर एक आपसी मित्रता का भाव है, एक लगाव का भाव है। इनकी फैमिली यहाँ रहती है और उनकी फैमिली यहाँ रहती है। तो धर्म के आधार पर दोनों देशों में मित्रता का भाव है। भाषा के आधार पर अगर हम देखें तो लाहौर प्रांत इधर भी है और इधर भी है, दोनों ही जगह पंजाब प्रांत इधर भी है और इधर भी है, और पूरी भाषा यहाँ पर बोली जाती है और काफ़ी चाव से बोली जाती है। काफ़ी अच्छा लगता है दोनों देश के लोगों को एक दूसरे की भाषा का प्रयोग करना। तो भाषा के आधार पर दोनों के देशों के अंदर एक घनिष्ठ संबंध बने हुए। खान पान, कबाब, तरह की जो चीज़ें हैं वो दोनों ही देशों को दोनों ही देशों में चाव से खाई जाती हैं, एक दूसरे के खान पान को बहुत पसंद किया जाता है। संगीत आपने देखा है, बॉलीवुड सिनेमा और उसके अलावा जो संगीत हैं, बहुत सारे यहाँ पाकिस्तान के जो संगीतज्ञ हैं, जो सिंगर हैं, वो भारत में प्रेजेंस बना के रखे हुए हैं, है ना। और भारत के जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं उनकी पाकिस्तान में काफ़ी डिमांड रहती है। इस प्रकार संगीत या फिर सिनेमा भी सांस्कृतिक संबंधों को मधुरता प्रदान करता है। और साथ में खेल कूद, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर क्रिकेट का युद्ध हो, क्रिकेट का अगर मैच हो जाए, तो आपको पता है कि दोनों देशों के नागरिक सब कुछ छोड़कर उस मैच को देखने में लग जाते हैं। ये समझ सकते हैं कि कितनी इम्पोर्टेंस, कितना महत्व उस खेल को मिलता है भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में। अगर तो इस प्रकार से मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के सांस्कृतिक संबंध बहुत ही मधुर स्थिति में। आईएएस की परीक्षा में इससे एक प्रश्न भी पूछा गया था, इतने भी विकट संबंध है लेकिन खेल कूद और संगीत कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं जो भारत और पाकिस्तान के बीच में मधुर संबंध स्थापित करने में मदद करती हैं। आपको उसमें विश्लेषण करना था और उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसके ऊपर एक उत्तर लिखकर दिखाएंगे। भारत और पाकिस्तान सांस्कृतिक संबंध, तो हमने बताया कि राजनीतिक संबंध चाहे कठोर हो, कटु हो, चाहे आर्थिक संबंध कटु हो, लेकिन सांस्कृतिक संबंध भारत और पाकिस्तान में मधुर है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सुरक्षा संबंधी मुद्दों की। सुरक्षा संबंधी मुद्दों में तीन इश्यूज प्रोमिनेंट है। सबसे पहले मादक दवाओं का इशू, दूसरा आतंकवाद का इशू और तीसरा परमाणु हथियारों। आपको पता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ड्रग एडिक्ट्स अर्थात मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले लोग अधिक संख्या में पाए जाते हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जो इस समस्या से सबसे ज्यादा जूझ रहा है? आप फटाफट से बोल देंगे कि सर वो क्षेत्र पाकिस्तान, वो क्षेत्र पंजाब का क्षेत्र है। क्या आपने कभी सोचा है कि पंजाब में ये समस्या इतनी ज्यादा क्यों हो रही है? कि वजह है पाकिस्तान से निकटता। आपको इस मैप में मैं दिखाता हूँ कि ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान, जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है। इसमें राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और ये हिमाचल प्रदेश, ये चार राज्य आ रहे हैं और पंजाब की इससे एकदम क्लोजनेस है। राजस्थान की बॉर्डर पे काफ़ी सील है, पूरी तरह से सील है, और पंजाब की बॉर्डर का कभी कभी दुरुपयोग हो जाता है। और बड़े बड़े उसमें सिंडिकेट बने हुए हैं और उस कारण से अपने अपने लाभ के कारण, अपनी अपनी लतों के कारण क्षेत्र में ये संभव हो पाता है। तो ये वाला क्षेत्र है पंजाब का, और ये कहाँ पर स्थित है? भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर। और पश्चिम में भारत के ये तीन राष्ट्र हैं। एक पाकिस्तान, ये वाला ब्राउन कलर में जो दिख रहा है आपको, एक अफगानिस्तान जो कि आपको इस ऊपर येलो कलर में दिख रहा है, और एक ये ईरान जो आपको ये भी लाइट येलो कलर में दिख रहा है, ईरान। ये जो तीन देश हैं ये एक क्रिसेंट अर्धचंद्राकार आकृति फॉर्म करते हैं। इस तरह से ये वाली अर्धचंद्राकार आकृति, इस तरह से क्रिसेंट फॉर्म करते हैं, अर्धचंद्राकार आकृति फॉर्म करते हैं, और इसीलिए इसको बोला जाता है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट अर्थात ये तीन देशों से मिलकर बना हुआ ये एक ऐसा क्षेत्र है जो ओपियम या अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। अफीम की और मादक द्रव्यों की खेती के साथ साथ इनकी सप्लाई और तस्करी के लिए भी ये क्षेत्र जाना जाता है। भारत के पश्चिमी क्षेत्र की इस क्षेत्र से निकटता के कारण ही पश्चिमी क्षेत्र में ये समस्या सबसे विकराल रूप में आप लोगों के सामने है, और सबसे सामने आता है पंजाब। और यही वजह है कि पंजाब में
इस समस्या से पीड़ित लोगों की संख्या अधिक है। तो इस प्रकार पाकिस्तान के साथ हमारी निकटता, पश्चिमी क्षेत्र में होने के कारण मादक दवाएं बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर तस्करी के रूप में भेजी जाती हैं और काफ़ी लोगों को इसमें चपेट में ले रखा। आपने सुना होगा उड़ता पंजाब और इस तरह के कई कई सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी, और वो सारी समस्याएं भारत और पाकिस्तान की सुरक्षा संबंधी चिंताओं में ही सम्मिलित की जाती है। तो पहला इशू है सुरक्षा चिंताओं का मादक दवाएं, जिसके बारे में हमने समझा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र में गोल्डन क्रिसेंट या अर्ध चंद्राकार आकृति हमने देखी प्रेजेंस है, और वहां से बड़े लेवल पर इनकी सप्लाई भारतीय सीमा में हो जाती है। दूसरा एक बड़ा मुद्दा है आतंकवाद का मुद्दा। दोनों ही देशों में ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा चर्चा में रहता है। हमेशा भारत और पाकिस्तान के संबंधों की चर्चा होती है तो बाकी चाहे मुद्दों की चर्चा हो चाहे ना हो, आतंकवाद की चर्चा जरूर होती है। खासकर आतंकवाद की चर्चा भारत के द्वारा की जाती है, क्योंकि भारत इस समस्या से सबसे ज़्यादा पीड़ित है, और भारत काफ़ी हद तक ये मानता है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना के द्वारा, आईएसआई जिसे हम बोलते हैं, पाकिस्तान की सेना के द्वारा इन मुजाहिदीन या फिर जो आतंकवादी होते हैं इनको समर्थन दिया जाता है और भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ कराने की अनुमति या फिर उनको शह दी जाती है। और इस सारी समस्याओं से भारत को परेशानी महसूस करनी होती है। खासकर जम्मू कश्मीर में ये समस्या बार बार सामने आती है, जब बार बार वहाँ पे घुसपैठ होने लगती है, कभी पुंछ पर आक्रमण, कभी पुंछ पर अटैक हो रहा है, कभी पुरी में हो रहा है, तो अलग अलग क्षेत्रों में यहाँ पर समस्या भारत को ये देखनी पड़ती है। तो आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिसमें भारत चाहता है, पूरे विश्व का ध्यान खींचना चाहता है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित, या फिर हम लोग जब भी उत्तर लेखन का जब हम लोग प्रयास करेंगे तो ध्यान रखना है कि मीडिया में चाहे किसी भी प्रकार से बोला जाए कि पाकिस्तान समर्थित, हमें शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हम दूसरे देशों के साथ में रिश्ते खराब करने नहीं आए। हम हमारे रिश्ते हर देश के साथ में अच्छे करने लगेंगे, और यही इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में होता है। आपको कूटनीति का ध्यान रखना होता है, आपको शब्द चुनने होते हैं जिससे कि दूसरे देश के साथ संबंधों पर कुठाराघात ना हो, बल्कि एक अच्छा प्रभाव बने, एक पॉजिटिव रिलेशंस की ओर हम लोग अग्रसर हो। तो इसलिए आपको कभी भी पाकिस्तान शब्द नहीं बोलना है। मैं समझाने के लिए आप लोगों को सारी चीज़ें बोल रहा हूँ, आप लोगों को इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। आपको बोलना है स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब राज्य समर्थित आतंकवाद। जैसा ही आप राज्य समर्थित आतंकवाद लिखेंगे, समझ जाएगा एग्जामिनर कि आप पाकिस्तान, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? तो अ, भारत का बार बार कहना है कि इस राज्य समर्थित आतंकवाद पर रोक लगाई जाए। ऐसा भी माना जाता है कि अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत बड़ा फंड मिलता है, और वो फंड मिलता है आतंकवाद कंट्रोल करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान उसका दुरुपयोग करता है, उस फंड का दुरुपयोग करता है, उस पैसे का दुरुपयोग करता है, बल्कि उस आतंकवाद को भारत में प्रेषित करने। इस प्रकार आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों ही देशों में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही पाकिस्तान के बारे में बोलता है कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान भी भारत के ऊपर आरोप लगाता है कि भारत भी एक आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है, और वो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में। अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा, और उसमें जो ये वाला जो क्षेत्र होगा पाकिस्तान के नक्शे का, वो है बलूचिस्तान। ये जो बलूचिस्तान का क्षेत्र है, इस बलूचिस्तान के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि भारत द्वारा समर्थन दिया जा रहा है बलूचियों को पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसे पाकिस्तान भारत द्वारा आतंकवाद को समर्थन मानता है। भारत पाकिस्तान मानता है कि भारत इस क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, बलूचियों को भड़का रहा है पाकिस्तान के खिलाफ उनसे अलग होने के लिए। तो इस प्रकार पाकिस्तान की भी ये डिमांड रहती है कि भारत भी कुछ ना कुछ आतंकवाद को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन इसके कुछ साक्ष्य उसके पास नहीं है। और भारत के पास पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है उसके अनेकों साक्ष्य हैं, जिसको भारत कई बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पर चर्चा 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 का विषय बनाकर रखता है। तो इस प्रकार आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के संबंध। तीसरा जो इशू है वो है परमाणु हथियार का इशू। और दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान के पास भारत से अधिक क्वांटिटी में, अधिक मात्रा में परमाणु हथियार है, और उनकी सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आतंकवाद, पाकिस्तान में आतंकवाद बहुत अंदर तक बैठा हुआ है, और कब इन आतंकवादियों के पास में परमाणु हथियार आ जाएं, और ऐसे में
काफ़ी मुश्किल हो जाएगा दोनों देशों को कंट्रोल करना परमाणु हथियारों को। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में सुरक्षा संबंधी। ये हमने आपको बताया, और उसके बाद में हम इस लेक्चर को ख़त्म करने जा रहे हैं। आप लोगों को शायद आइडिया लग गया होगा भारत और पाकिस्तान संबंध किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, किस किस तरह की इनके बीच में वाद रहे हैं, किस किस तरह से ये आगे बढ़े हैं 1947 से लेकर अभी तक, और वर्तमान में इनके बीच में क्या स्थिति हो रही है। ये सारी चर्चा हमने भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में करी, और उम्मीद करता हूँ आपने इनके नोट्स बनाए होंगे अपने जो भी हमने बोला उसके बारे में, और आपको लेक्चर पसंद आया होगा और आपको काफ़ी ज्ञानवर्धक लगा होगा। इसके बाद भी हम सारे लेक्चर्स एक एक करके लेते रहेंगे। पाकिस्तान के बाद हम लोग भारत चीन संबंधों की चर्चा करेंगे, नेपाल की चर्चा करेंगे, अलग अलग संबंध, अलग अलग राष्ट्रों के साथ हम सारे संबंधों की चर्चा करने वाले हैं। और पूरा एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारी बातें होती हैं कि जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कॉन्ट्रैक्ट करके बस संक्षिप्त में आपको उतना ही आप तक पहुंचा रहे हैं जितना आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट है। तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करें, सफल बने। और ये लेक्चर सुनने के लिए थैंक्स। फिर से मैं एक बार बता दूं आपको, बंसल 10 कोड, ये मेरा ही कोड है, आप इसका प्रयोग करें। प्लस कोर्सेज ज्वाइन करें अनअकैडमी के, हमसे जुड़ें, और हम आपको पूरा गाइड करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज़ में भी आपको किस तरह से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, जो हमने अभी पढ़ाया उससे रिलेटेड क्या क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, और कैसे कैसे उनके आंसर लिखने हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे। तो आप बंसल 10 कोड का यूज़ करो, BANSAL 10, बंसल 10, गलती नहीं करनी समझने में लिखने में। आप इसको याद कर लो, लिख लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और इससे आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा, और हमसे कनेक्टेड भी रह जाएंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपना प्यार और समय देने के लिए और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।